डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संस्थाएं। नाटो। इसका का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बाहरी खतरों से बचाव करना है। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। नाटो की विशेषताएं। 1. बजट और योगदान। नाटो का खर्च सदस्य देशों द्वारा साझा किया जाता है। अमेरिका इसका सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। 2. नाटो का सैन्य शक्ति। नाटो के पास लगभग 35 लाख सैन्यकर्मी, सक्रिय और रिजर्व हैं। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन है। नाटो के मुख्य बिंदु। 1. स्थापना और उद्देश्य। नाटो की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी ताकि पश्चिमी देशों के बीच एक रक्षा गठबंधन बनाया जा सके और सोवियत संघ के विस्तार को रोका जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की सामूहिक रक्षा सुनिश्चित करना है। नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो इसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। 2. सदस्य देश। वर्तमान में नाटो के 31 सदस्य देश हैं। स्थापना के समय के सदस्य 1949 उदास स्माइली। अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम। बाद में शामिल हुए देश। ग्रीस, तुर्की 1952, जर्मनी 1955, स्पेन 1982, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड 1999, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया 2004, अल्बानिया, क्रोएशिया 2009, मोंटेनेग्रो 2017, उत्तर मैसेडोनिया 2020, फिनलैंड 2023। 3 महत्वपूर्ण मिशन। 1. कोसोवो अभियान 1999 उदास स्माइली। कोसोवो में जातीय संघर्ष को समाप्त करने के लिए नाटो ने हस्तक्षेप किया। 2. अफगानिस्तान 2001 से 2021 उदास स्माइली। 9/11 हमलों के बाद नाटो ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया। 3. लीबिया 2011 उदास स्माइली। लीबिया में नो फ्लाई जोन लागू करने के लिए सैन्य हस्तक्षेप। 4. यूक्रेन संकट। रूस के आक्रमण के बाद नाटो ने यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की। 4. रूस और नाटो। रूस और नाटो के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं, विशेषकर शीत युद्ध के बाद। 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद नाटो ने अपने पूर्वी यूरोपीय देशों में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। नाटो के कार्य। सामूहिक रक्षा, किसी भी बाहरी हमले से सदस्य देशों की रक्षा करना। संकट प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और संकटों को हल करने में सहायता करना। सुरक्षा सहयोग, अन्य गैर सदस्य देशों के साथ सहयोग करना और स्थिरता सुनिश्चित करना। नाटो का भविष्य। बढ़ते वैश्विक तनाव जैसे रूस यूक्रेन युद्ध और चीन का प्रभाव के चलते नाटो की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। संगठन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष तकनीकों जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। नफ्ता। इसका का पूरा नाम नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता है। यह एक व्यापारिक समझौता था जो कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका के बीच 1 जनवरी 1994 को लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य इन 3 देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना और आर्थिक सहयोग मजबूत करना था। नफ्ता का उद्देश्य। 1. मुक्त व्यापार क्षेत्र, तीनों देशों के बीच सामान, सेवाओं और निवेश पर व्यापारिक बाधाओं को हटाना। 2. शुल्क और करों में कमी, उत्पादों पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क और करों को समाप्त करना। 3. आर्थिक विकास, व्यापार बढ़ाकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। 4. प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, सदस्य देशों की कंपनियों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना। नफ्ता की विशेषताएं। 1. मुक्त व्यापार, तीनों देशों के बीच कई वस्तुओं और सेवाओं पर आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। 2. निवेश का संरक्षण, कंपनियों और व्यापारियों के निवेश को संरक्षण दिया गया। 3. कृषि व्यापार, कृषि उत्पादों के व्यापार पर प्रतिबंध हटाए गए।
4. मजदूरों के अधिकार और पर्यावरणीय मानकों को ध्यान में रखा गया। नफ्ता के लाभ। 1. व्यापार में वृद्धि। 1994 के बाद अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच व्यापार का दायरा कई गुना बढ़ गया। 2. रोजगार के अवसर। व्यापार बढ़ने से सदस्य देशों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए। 3. उपभोक्ताओं को लाभ। सस्ते आयात की वजह से उपभोक्ताओं को कम कीमत पर बेहतर उत्पाद मिले। 4. आर्थिक स्थिरता। तीनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ा और निवेश के नए अवसर खुले। नफ्ता की आलोचनाएं। 1. रोजगार का नुकसान। अमेरिका में कई नौकरियां मेक्सिको स्थानांतरित हो गईं क्योंकि वहां श्रम सस्ता था। 2. मजदूरों के अधिकार। कुछ मामलों में श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी की गई। 3. पर्यावरण पर प्रभाव। अधिक उद्योगों और उत्पादन के कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 4. असमान लाभ। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार नफ्ता का लाभ मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों को हुआ, जबकि छोटे किसानों और व्यवसायों को नुकसान हुआ। नफ्ता का अंत और यूएसएमसीए का आगमन। 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नफ्ता को सबसे खराब व्यापार समझौता बताते हुए इसे समाप्त करने की बात कही। इसके स्थान पर यूएसएमसीए, यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, को लाया गया, जो 1 जुलाई 2020 से लागू हुआ। यूएसएमसीए ने नफ्ता के कई प्रावधानों को संशोधित किया और आधुनिक व्यापार आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया। यूएसएमसीए में बदलाव। 1. ऑटोमोबाइल सेक्टर। यूएसएमसीए ने ऑटोमोबाइल निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामान के लिए स्थानीय उत्पादन की सीमा बढ़ाई। 2. श्रम अधिकार। श्रमिकों के अधिकारों को अधिक प्राथमिकता दी गई। 3. बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया। नफ्ता से जुड़े विवाद। 1. आयात निर्यात असंतुलन। अमेरिका का मेक्सिको के साथ व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट, बढ़ गया। 2. आर्थिक निर्भरता। मेक्सिको को अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक निर्भर होना पड़ा। नफ्ता का वैश्विक महत्व। यह व्यापार समझौतों के लिए एक मॉडल बन गया। नफ्ता के बाद कई अन्य मुक्त व्यापार समझौते, एफटीए, हुए। यह 3 देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण का एक सफल उदाहरण था। यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, ईयू। यह एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जिसमें वर्तमान में 27 यूरोपीय देश शामिल हैं। इसकी स्थापना शांति, समृद्धि और सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत बाजार है और वैश्विक स्तर पर राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव रखता है। मुख्य जानकारी। 1. स्थापना। यूरोपीय संघ की नींव 1957 में रोम संधि के माध्यम से रखी गई थी, जिसमें 6 देशों जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लक्जमबर्ग ने भाग लिया था। वर्तमान में इसे औपचारिक रूप से 1993 में maastricht संधि के माध्यम से स्थापित किया गया। 2 सदस्य देश। वर्तमान में इसमें 27 देश शामिल हैं। यूनाइटेड किंगडम ने 2020 में इसे छोड़ दिया, ब्रेक्सिट। 3 राजधानी। यूरोपीय संघ की मुख्य संस्थाओं के कार्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम, स्ट्रासबर्ग, फ्रांस और लक्जमबर्ग सिटी में स्थित हैं। 4 संस्थाएं। यूरोपीय संसद, यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन। यूरोपीय परिषद, यूरोपियन काउंसिल। यूरोपीय न्यायालय, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द ईयू। यूरोपीय सेंट्रल बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। 5 सामान्य मुद्रा। यूरो संघ की आधिकारिक मुद्रा है, जिसे 20 सदस्य देश उपयोग करते हैं। 6 भाषा और संस्कृति। यूरोपीय संघ में 24 आधिकारिक भाषाएं हैं, जो इसकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। 7 लक्ष्य। 1. आर्थिक और सामाजिक प्रगति। 2. मानवाधिकार और लोकतंत्र का संरक्षण। 3. जलवायु परिवर्तन से लड़ना। 4. वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 8 मुख्य उपलब्धियां। 1. शेंगेन क्षेत्र, जिसमें सदस्य देशों के बीच बिना सीमा पासपोर्ट यात्रा की अनुमति है। 2. एकल बाजार, सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार। 3. नोबेल शांति पुरस्कार। 2012 में यूरोपीय संघ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। चुनौतियां। ब्रेक्सिट के बाद संघ की एकता बनाए रखना। प्रवास संकट और शरणार्थियों का प्रबंधन।
जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट। रूस यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न राजनीतिक तनाव। यूरोपीय संघ वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनैतिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। G8 ग्रुप ऑफ 8 यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था जिसमें विश्व के 8 प्रमुख औद्योगिक और विकसित देशों का समूह शामिल था। इस समूह का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक मुद्दों, सुरक्षा, ऊर्जा नीति, पर्यावरण और अन्य वैश्विक समस्याओं पर चर्चा करना और समाधान निकालना था। G8 के सदस्य देश: 1 कनाडा 2 फ्रांस 3 जर्मनी 4 इटली 5 जापान 6 रूस रशिया 7 यूनाइटेड किंगडम 8 संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन भी इस समूह में भागीदार के रूप में शामिल था, लेकिन इसे औपचारिक सदस्य नहीं माना गया। G8 का इतिहास। शुरुआत G8 की नींव 1975 में फ्रांस में आयोजित G6 के रूप में पड़ी थी। यह एक अनौपचारिक मंच था जिसमें आर्थिक समस्याओं पर चर्चा की गई। 1976 में कनाडा के जुड़ने से यह G7 बन गया। 2 और रूस का जुड़ना 1998 में रूस को शामिल किया गया, जिससे यह G8 बन गया। 3 रूस का निष्कासन 2014 में रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर अपने साथ मिलाने का प्रयास किया। इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई और G8 के अन्य सदस्य देशों ने रूस को समूह से निलंबित कर दिया। इसके बाद G8 को फिर से G7 बना दिया गया। कार्य और उद्देश्य: 1 वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करना। 2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। 3 जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास पर नीतियों का निर्माण। 4 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर सहयोग। 5 स्वास्थ्य संकट जैसे HIV एड्स महामारी का समाधान। G8 और G7 का अंतर। G8 इसमें रूस शामिल था 1998 से 2014। G7 रूस को हटाए जाने के बाद यह केवल 7 देशों का समूह रह गया। आलोचना: 1 यह समूह केवल विकसित देशों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत, चीन, ब्राजील को इसमें शामिल नहीं किया गया। 2 इसे अक्सर वैश्विक समस्याओं पर ठोस कार्रवाई न करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। G8 अब G7 के रूप में कार्य करता है, लेकिन वैश्विक राजनीति में इसका प्रभाव आज भी बना हुआ है। G24 ग्रुप ऑफ 24 यह विकासशील देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर अपनी नीतियों का समन्वय करता है और वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। स्थापना और उद्देश्य: 1 स्थापना G24 की स्थापना 1971 में विकासशील देशों के G77 समूह की एक उपसमूह के रूप में हुई थी। 2 मुख्य उद्देश्य: 1 विकासशील देशों के आर्थिक हितों का संरक्षण। 2 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे IMF और विश्व बैंक में विकासशील देशों के लिए न्यायसंगत प्रतिनिधित्व की वकालत। 3 वैश्विक आर्थिक नीति निर्धारण में विकासशील देशों की आवाज को मजबूत बनाना। सदस्य देश: G24 में 24 सदस्य देश और कुछ पर्यवेक्षक देश शामिल हैं। सदस्य देश अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्रों से आते हैं। क्षेत्रवार सदस्य: 1 अफ्रीका, अल्जीरिया, कोटे डी आइवर, मिस्र, इथियोपिया, घाना, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका। 2 एशिया, भारत, ईरान, लेबनान, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, सीरिया। 3 लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, पेरू, त्रिनिदाद और टोबैगो, वेनेजुएला। महत्वपूर्ण जानकारी: G24 और G77 का संबंध। G24 G77 का हिस्सा है, लेकिन G77 के सभी सदस्य G24 का हिस्सा नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध: G24 IMF और विश्व बैंक की बैठकों में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। कार्य और एजेंडा:
एक विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता, विकासशील देशों की ऋण समस्याओं को हल करने और वित्तीय संसाधनों की पहुंच बढ़ाने पर जोर। 2 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियां, वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार। विकासशील देशों के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत नीति निर्माण। 3 तकनीकी सहयोग, विकासशील देशों में तकनीकी ज्ञान और वित्तीय प्रबंधन में सुधार। 4 जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, विकासशील देशों के लिए हरित ऊर्जा और सतत विकास के लिए वित्तीय सहयोग। G20 का महत्व। यह विकासशील देशों के लिए एक मंच प्रदान करता है जहां वे अपनी चुनौतियों और प्राथमिकताओं को वैश्विक मंच पर उजागर कर सकते हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार और वित्तीय संसाधनों के वितरण को अधिक न्यायसंगत बनाने का प्रयास करता है। हालांकि G20 का वैश्विक प्रभाव सीमित हो सकता है, यह विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है। G77 ग्रुप ऑफ 77। यह विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य इन देशों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, आपसी सहयोग को प्रोत्साहन देना और वैश्विक मंच पर उनकी आवाज को मजबूत बनाना है। स्थापना वर्ष 15 जून 1964। स्थान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD के दौरान जिनेवा में। प्रारंभिक सदस्य 77 देश। हालांकि अब सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 134 हो गई है, लेकिन संगठन का नाम G77 ही रखा गया है। उद्देश्य: 1 विकासशील देशों के आर्थिक हितों का संरक्षण। 2 वैश्विक आर्थिक प्रणाली में न्यायसंगत सुधार। 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे संयुक्त राष्ट्र, IMF और विश्व बैंक में विकासशील देशों के लिए उचित प्रतिनिधित्व। 4 दक्षिण-दक्षिण सहयोग, साउथ-साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। 5 सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास। सदस्य देश। G77 के सदस्य देश अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्रों से आते हैं। 134 सदस्य देशों में चीन एक महत्वपूर्ण भागीदार है, लेकिन इसे औपचारिक सदस्य नहीं माना जाता। संरचना और संचालन। अध्यक्षता। G77 की अध्यक्षता क्षेत्रीय आधार पर हर साल बदलती है। मुख्य निकाय। संयुक्त राष्ट्र महासभा में G77 का मुख्य कार्यालय है। क्षेत्रीय कार्यालय जिनेवा, नैरोबी, पेरिस, रोम और वियना में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। मुख्य एजेंडा: 1 वैश्विक आर्थिक न्याय, व्यापार और विकास में असमानताओं को कम करना। 2 जलवायु परिवर्तन, विकासशील देशों के लिए हरित प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना। 3 गरीबी उन्मूलन, गरीबी और असमानता को कम करने के लिए वैश्विक संसाधनों का समुचित उपयोग। 4 दक्षिण-दक्षिण सहयोग, विकासशील देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग। G77 के सम्मेलन। G77 नियमित रूप से सम्मेलनों और बैठकों का आयोजन करता है, जहां सदस्य देश वैश्विक मुद्दों पर अपनी रणनीतियां तैयार करते हैं। पहला सम्मेलन अल्जियर्स 1967। हालिया सम्मेलन। G77 के सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्रों में भी भाग लेते हैं। महत्व: 1 G77 विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करता है जहां वे वैश्विक मंच पर अपनी सामूहिक मांगें प्रस्तुत कर सकते हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानताओं को दूर करने में G77 का बड़ा योगदान है। 3 सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर G77 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चुनौतियां: 1 सदस्य देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक विविधता। 2 विकसित देशों के साथ वार्ता में एकता बनाए रखना। 3 वैश्विक आर्थिक असंतुलन को प्रभावी ढंग से हल करने की सीमित क्षमता। G77 विकासशील देशों के हितों को एकजुट कर उन्हें वैश्विक मंच पर मजबूती से प्रस्तुत करने में अहम भूमिका निभाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।